हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना जो है तो नोट कापी और पेन लेकर बैठ जाइए और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नोट करिए। तो अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो पार्ट इसका कंप्लीट हुआ था, थर्ड पार्ट। और चलिए, एक जो मिस्टेक हुआ था, आप बोल रहे थे कि गैस है क्या है कि पानी लिक्विड है, तो उसमें पेज नंबर 8 में देखिए, इसमें ये गैस ही है। मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, लेकिन 2H2O जो बना है ये भी क्या है, गैस है। हम थोड़ा कल कंफ्यूजन में हो गए थे कि गैस है कि लिक्विड है। तो हमने इंग्लिश मीडियम जो आपके CBSE वाली बुक है उसमें भी देखी हूँ, तो इसमें H2O गैस है। इस चीज़ को जो आपको कंफ्यूजन जो हुआ था उसे दूर कर लेना है। ध्यान रखिएगा इसे कि प्राकृतिक गैस का जब दहन करते हैं तो क्या होता है, जो जब मीथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस 2H2O गैस ही बनेगी, प्लस क्या होगा, ऊर्जा रिलीज होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलिए वहाँ चलते हैं जहाँ से क्लास अपन कल छोड़े थे, यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। अब इसमें क्या दिया हुआ, क्रियाकलाप करना है। जो इसमें दिया हुआ है कि एक परख नली में लगभग 2 ग्राम क्या लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेके इसे क्या करना है, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए और अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छुएं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी है। अब देखिए इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि इसमें जब आप क्या लेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, BaOH का होल ट्वाइस जो है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया और अमोनियम दोनों में अंतर है। देखिए अमोनियम में NH4 होता है, अमोनिया में NH3 होता है। इसे आप जो है तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या है कि आपसे मिस्टेक ना हो, इसलिए। तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आपका बेरियम क्लोराइड बनाता है, प्लस क्या बनाता है, अमोनिया, प्लस क्या बनाता है, H2O बनाता है, जल बनाता है। और ये पूछा है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। तो इसमें जो है तो क्या होता है, जैसे बोलता है ना कि आप उसको छू कर महसूस करें, तो परख नली को जब छुएंगे, परख नली या बीकर जो भी जिसमें आप ये क्रिया करेंगे, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। इसके मतलब क्या है, ये आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यानी कि एंडोथर्मल रिएक्शन होगी ये। इस बात को नोट करिएगा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो है तो अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो आपकी ऊष्माशोषी यानी कि आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और आप कैसा महसूस करेंगे, परख नली को छुएंगे तो ठंडा महसूस होगा, क्योंकि -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया आपका जो है तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है आपकी, चलिए देखते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। 1.9 जो है तो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमार से रगड़ करके साफ कीजिए। पहले कील लेना है, फिर उसे रेगमार कागज़ से क्या करना है, उसे रगड़ना है, क्योंकि जिससे उसके ऊपर जो ऑक्साइड की परत जमी रहती है तो क्या हो जाए, छूट जाए। A तथा B से चिन्हित की हुई 2 परख नली लीजिए। अब 2 परख नली अपने को लेना है। प्रत्येक परख नली में 10 ml क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट विलयन का जो है फार्मूला, कॉपर सल्फेट का। तो आप फार्मूला जो है तो लिखते जाइएगा जिससे आपको याद रहे, क्योंकि जब आप अभिक्रिया कराएंगे ना तो आपको ध्यान रहना चाहिए। 2 कीलों को धागे में बांधकर सावधानी पूर्वक B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक जिस प्रकार से इस चित्र में दिखाया गया है डुबो कर रखिए और तुलना करने के लिए 1 कील को अलग रखिए। देखिए 2 को इसमें डुबा लेना है और 1 को क्या करना है, बाहर रख देना है। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। अब दोनों कीलों को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। परख नली A तथा B में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना 1.8 B से कीजिए। ये देखिए A है, यहाँ ये नीला है ना। अब इधर B में देखिए, इधर B में देखिए कौन सा नीला है, फर्स्ट वाला विलयन नीला है और B वाला देखिए किस प्रकार से हो रहा है, भूरे कलर का हो रहा है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए।
अब देखिए जो कॉपर सल्फेट में इसमें डूबा हुआ है, किस प्रकार से परख नली में एक धागे से बांधकर लटका दिया गया है कॉपर सल्फेट के विलयन में। फिर कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे के कील को 20 मिनट बाद क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उसके बाद देखिए ये किस प्रकार से हो जाती है। लोहे की कील ये पहले वाली देखिए किस प्रकार से है, और जो कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई है उस कील को किस प्रकार से है। तो इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट था उसमें क्या हो गया, जो लोहा है, जो आयरन है, तो उसमें से अभिक्रिया कर लिया। और जब अभिक्रिया कर लिया तो क्या हुआ, भूरे रंग की जो है तो कॉपर की इसमें परत चढ़ गई, जो आपकी ये सेकंड वाली कील है। इसीलिए जो है तो ये जो है तो क्रिया कर लेती है लोहे के साथ, जो क्या आपका कॉपर। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट की विलयन की तुलना करिए। तो कॉपर सल्फेट की विलयन में देखिए पहले ब्लू कलर का है, इसके बाद जो है तो इसका कलर चेंज हो गया और ग्रे कलर का हो गया, भूरे कलर का हो गया। दूसरा वाला देखिए, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। क्योंकि देखिए आपको इसमें एक रिएक्टिविटी टेबल होती है, तो उसमें से जो है तो क्या होता है, ये सबसे पहले रिएक्टिविटी टेबल आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या होते हैं, रिएक्टिविटी टेबल है, इसे नोट कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो होती है तो क्या होती है, ऊपर के तत्व जो है तो धातुएं जो है तो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएंगी, वो कम रिएक्टिविटी होंगी, मतलब वो उनमें जो है तो कम क्रिया होगा। अब क्या, आयरन जो है तो आपका कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जो है तो कॉपर को क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, और आयरन जो है तो सल्फेट के साथ क्या करता है, जुड़ जाता है। इसीलिए जो है तो ये क्या होता है, विलयन जो है तो नीले रंग से मलिन पड़ जाता है, क्योंकि कॉपर को जो है तो विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, और जो है तो आयरन जो है सल्फेट के साथ मिलकर के आयरन सल्फेट बना लेता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। Fe क्या है आपका, आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ एक्वा लिक्विड के साथ क्या करता है, अब क्रिया कराते हैं, क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, प्लस कॉपर को विस्थापित करके दूर कर देता है। क्योंकि कॉपर से जो है तो आयरन आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो है तो आयरन सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को जो है तो विस्थापित करके अलग कर देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको रिएक्टिविटी टेबल याद कर लेना है, लिख लीजिए, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसे आपको याद रखना, तभी आप जानेंगे कि कब कौन किसको विस्थापित कर रहा है। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। ये विस्थापित कर दिया यानी कि हटा दिया कॉपर को। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अब और उदाहरण भी देखिए क्या है। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बनाता है, क्योंकि जिंक जो है तो कॉपर से ज़्यादा जो है तो क्या है, रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए जिंक क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को विस्थापित करके अलग कर देगा। इस प्रकार से ये क्या है, आपकी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब PbCu Cl2, अब Pb जो है, लेड जो है तो ये भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जो क्या करेगा, PbC क्लोरीन के साथ अब क्रिया करके लेड क्लोराइड बना लेगा, Pb क्लोराइड यानी लेड क्लोराइड बना देगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। इस प्रकार से सभी अभिक्रियाएं तीनों ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि विस्थापन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक तो आपका ये आयरन वाला हो गया, दूसरा जिंक का हो गया, तीसरा लेड का हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, जो यौगिक है उससे क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। अब देखिए क्या आ गया आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया आ गई। अब इसमें क्या है, एक परख नली में क्या करना, 3 ml क्या लेना है, सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। सोडियम सल्फेट का क्या लेना है, विलयन लेना है। एक अन्य परख नली में क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड लेना है। सोडियम सल्फेट NaSO4 हो गया, बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो गया। दोनों विलयनों को मिला लीजिए। आपने क्या देखा, अब ये क्या है आपका जो है तो क्रियाकलाप है, यानी कि एक्टिविटी है, इसे जो है तो आपको करके देखना है।
लेकिन टीचर के प्रेजेंट रहने पर। तो एक परख नली लिए, यह देखिए इसमें इधर डायग्राम में दिखाया गया है। बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये इसमें देखिए पहले क्या ले लिए, बेरियम क्लोराइड के विलयन युक्त परख नली में ले लिए, फिर सोडियम सल्फेट के विलयन को उसमें से डालते हैं दूसरे वाले जो है तो दूसरे वाले जो इसमें परख नली से इसमें क्या करते हैं, डालते हैं क्या, सोडियम सल्फेट। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, यानी कि जो जल में नहीं घुलेगा, अघुलनशील है, अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होती है वही क्या है, आपकी अवक्षेपण रिएक्शन है। सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है। और बेरियम सल्फेट जो है तो किस प्रकार का होता है, वाइट कलर का होता है। बेरियम सल्फेट जो अवक्षेप प्राप्त होता है किस कलर का होता है, आपका वाइट कलर का होता है। प्लस क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरियम 2+ जो है, बेरियम 2+ तथा सल्फर SO4 2- की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। क्योंकि ये जो बेरियम 2+ है और ये SO4 2- है, इनका क्या होता है, अभिक्रिया होते हैं और प्लस माइनस क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं और आपका क्या, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आप देखिए रिएक्टेंट में भी आपके क्या है, दो जो है तो पदार्थ हैं, दो सब्सटेंस है, एक तो सोडियम सल्फेट है आपका, दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड है। फिर ये आपस में अभिक्रिया करके भी क्या बना रहे हैं, दो प्रकार के पदार्थ ही बना रहे हैं। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना रहा है प्लस क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इसीलिए ये क्या है, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 होता है, तथा पोटेशियम आयोडाइड Ki के विलयनों को मिश्रित किया था। अब इसके जो तो क्या करते हैं, इसको मिश्रित करते हैं। अवक्षेप किस रंग का था, क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो जब नाइट्रेट का आपको लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, इसमें ये बताना है। तो इसका जो है तो समीकरण लिख करके हम आपको जो है तो शार्ट्स में डाल दूंगी, तो क्या है कि आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उपचयन एवं अपचयन, देखिए बेटा आपका क्रियाकलाप 1.2 क्या कह रहा है, ध्यान दें कि जो ये नाइट्रेट है क्या है, लेड नाइट्रेट है, यानी कि PbNO3 का जो होल ट्वाइस है लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki के साथ जब अब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, लेड आयोडाइड का जो Pbi बन जाएगा आपका, इसमें क्या बनेगा, जब अब क्रिया होगी Pbi बनेगा प्लस KNO3 बन जाएगा। इस प्रकार से लेड आयोडाइड का क्या होगा, पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा और KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बाहर निकल जाएगा। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है पूछा है। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, तो इसे संतुलित करना पड़ेगा क्योंकि PbNO3 का होल ट्वाइस है प्लस 2 Ki का, अब जब अभिक्रिया होगा तो Pbi2 बनेगा प्लस 2 KNO3 हो जाएगा। इसे हम लिख करके आपको जो है तो शार्ट्स में अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर और भी कोई क्रियाकलाप आपको नहीं समझ में आते हैं तो आपको कमेंट करना है, तो मैं उन्हें भी जो है तो क्या करूंगी, लिख करके उनके जो समीकरण होगी और उसे संतुलित करके आपको बताऊंगी। तो इसमें लेड आयोडाइड का क्या होगा, आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होगा प्लस जो है तो पोटेशियम नाइट्रेट बाहर निकल जाएगा। और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए उपचयन एवं अपचयन देख लेते हैं। तो उपचयन एवं अपचयन क्या है, आपका क्रियाकलाप 1.11 जो है, चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण ले करके उसे गर्म कीजिए। चित्र 1.10 में आपने क्या देखा, चित्र
1.10 में, जो इसके पहले जो अपन क्रिया करे थे, जो कील को डाले थे उसमें, तो क्या हुआ था वो। अब देखिए इसमें लिए कॉपर के चूर्ण लिए चाइना डिश में, और इसे जाली पर रखकर क्या करते हैं, बर्नर को जलाकर इसे गर्म करते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड सेकंड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बन जाता है, क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड के काली परत जम जाती है। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में क्या होगा, उपचयन होगा। उपचयन बोले तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। 2Cu+O2, जब इसे टेम्परेचर यानी हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनता है। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। जब मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड हो गया और ये किस प्रकार का हो गया, काले रंग का प्राप्त हुआ। अब इस कॉपर को क्या करना है, फिर से इसे कॉपर ऑक्साइड को कॉपर बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देंगे। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और भूरे रंग की जो है तो कॉपर प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड का जब यहाँ हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, कॉपर बन जाता है, प्लस क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन जहाँ से रिड्यूज हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन में मतलब ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, जो है तो निकलना हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन जिसमें जुड़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होता है, और जिससे निकलेगा उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन के जुड़ने को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन बोलते हैं, और ऑक्सीजन का हटना क्या बोलते हैं, अपचयन यानी रिडक्शन बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं करिएगा। अब क्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, तथा जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसका अपचयन हुआ है। अब देखिए क्या, अब क्रिया 1.29 में कॉपर सेकंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में ही रखना है, आपको भूलना नहीं है। रेडॉक्स अपक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए। जिंक ऑक्साइड जो है तो कार्बन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, जिंक बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। तो कार्बन का क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया, और जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसी प्रकार क्या है, MnO2 जो है तो क्या है, HCl के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, MnCl2 प्लस H2O बनाता है, प्लस क्लोरीन गैस बनती है। अब इसमें देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड का क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है तो इसका क्या होता है, मैग्नीज क्लोराइड बन जाता है, इससे ऑक्सीजन हट जाता है, इसीलिए इसका रिडक्शन हो जाएगा, और HCl के साथ जो हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ जाता है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। अब क्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है, जो अभी बताए हूँ। अब अभिक्रिया 1.32 में देखिए, HCl जो है अम्ल जो है क्लोरीन में उपचयित तथा MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड क्या बनाता है, मैग्नीज क्लोराइड में अपचयित होता है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन हट गया मैग्नीज ऑक्साइड से, तो क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड बन गया, इसीलिए क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या कि हाइड्रोजन का ह्रास होगा,
तो इसे क्या बोलेंगे, उपचयन या ऑक्सीडेशन बोलेंगे। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जब ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना होगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन यानी अपचयन कहते हैं। अब क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन या वायु ऑक्सीजन में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम जो है तो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। इसीलिए क्या होगा, मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन होता है यानी कि उपचयन होता है। ध्यान रखिएगा। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? संक्षारण यानी कोरिजन को देखिए। आपने अवश्य ही देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः ही इस प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। जैसे आप कॉपर में देखे होंगे, जो कॉपर का जो आपका तांबे का जो लोटा होता है उसमें देखिए हरे रंग की जो है तो परत चढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने आसपास जो आर्द्रता होती है, अम्ल होता है, उससे क्या करता है, अभिक्रिया करता है, क्रिया कर लेता है। चांदी में भी देखिए ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाती है। पूरा पैर में देखिए काला जो पायल पहने रहते हैं उनके देखिए नीचे क्या होते हैं, पूरे ब्लैक ब्लैक कलर के जो है तो जम जाता है। तो क्या होता है, इनका जो है तो संक्षारण होता है, यानी कि ये प्रकृति के साथ, नमी के साथ क्या करती हैं, क्रिया कर लेती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना क्या कहलाता है, संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। चलिए ये अब देखिए क्या है इसके आगे। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी, यानी कि चैप्टर नंबर जो 3 होगा उसमें जो है तो इसकी डिटेल जानकारी मिलेगी अपने को। अब जो है तो क्या है, रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता को देखना कि विकृत गंधिता क्या है। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती हैं तब उसका स्वाद या गंध कैसे होता है, चेंज हो जाता। आप देखिए नमकीन है, कोई भी चीज़ आप खोल के रख दीजिए ज़्यादा दिन तक, या चिप्स की जो है तो पैकेट खोल कर रख दीजिए तो उसमें जो है तो अजीब सी स्मेल आने लगेगी। उपचयित होने पर तेल तथा वसा का विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकरण मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो, जिससे उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। अब देखिए आपने क्या सीखा, हमने जो अभी पढ़ा है उसमें से क्या सार निकाला है, इसे भी देख लीजिए कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होते हैं उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी एंडोथर्मिक कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अभिलेय लवण प्राप्त होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग उपचयन कहलाता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका पूछ लेगा।
तो बेटा आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है, तो आप लोग जो भी बच्चे हमारी क्लास को देखते हैं वो हमें कमेंट करें और क्या चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, क्या समझ में आती हैं, इसके बारे में बताएं। और क्लास हमारी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें जो है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।